हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, सबसे पहले थोड़ा चैप्टर की हेडिंग को समझते हैं। चैप्टर क्या कहना चाह रहा है हमें। देखिए, आपको पता है यूरोप जो है ये एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है। ठीक है। अब इस कंटिनेंट पे जो आपको आज की प्रेजेंट डेट में इतनी सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। डेट्स बैक, ठीक है, 1789, ठीक है, हम उस सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो तब क्या हुआ करता था वहां पर, ये मान लीजिए ये कंटिनेंट है यूरोप। अब इस यूरोप में अलग अलग जो ये मान लीजिए इतना इतना एरिया, ये अलग अलग एम्पायर्स हुआ करते थे। मान लीजिए डिफरेंट एम्पायर्स के नाम अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए ये रशियन एम्पायर है, ओके, ये ऑटोमन एम्पायर है, ये हैम्सबर्ग एम्पायर है, ओके, ये क्या है, ये प्रूशियन एम्पायर हो गया, ठीक है, किंगडम ऑफ फ्रांस हो गया। ठीक है, तो ये वेरियस टाइप के क्या होते थे, अलग अलग एम्पायर हुआ करते थे। एंड इन एम्पायर के अपने क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, किंग कह लो, राजा, रूलर कह लो, ओके। एंड अब ये जो अलग अलग रूलर हैं, ठीक है, अब इनका क्या काम होता था। यहाँ मोनार्की चलती थी, आपको समझ समझ गए ना मोनार्की मतलब, जहां पर एक के ऊपर शासन काल सिर्फ एक ही रूलर का होता है, ठीक है, ओके। और उसकी एब्सोल्यूट पावर होती है, मतलब कि सब दारमदार उसका किंगडम का उस रूलर के हाथ में होता है, जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा, ओके। तो अब ये जो एम्पायर्स हैं अलग अलग, ये अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की सोचते रहते थे। ठीक है, मान लो अब ये रशियन एम्पायर है, ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर है, कल को इसने इसके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, तो मान लो इसका कुछ पार्ट जो है या ये एम्पायर इसकी टेरिटरी में अब आ गया, ओके। तो अब ये जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, तो अब कल को पता चले वो कल इसके गुलाम बन गए, ओके। तो अब इन लोगों के अंदर ना एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं होती थी कि हाँ हम किसी एक पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं, हम जिस नेशन के अपने आप को वासी बता पाए। जैसे आज हम अपने आप को इंडियंस कहते हैं बड़े गर्व से, है ना। लेकिन अब इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ मिसिंग था। तो ये भावना यूरोप में कैसे आई लोगों के अंदर कि वो भी अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का निवासी कह पाए, ओके। जहाँ पर लोग रहते हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, जहाँ पर सेम रेस के लोग रहते हो, जिनका कल्चर सेम हो, जिनकी लैंग्वेज सेम हो, इस बेसिस पर एक नेशन स्टेट बने। ठीक है, नेशन स्टेट मतलब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, ठीक है, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, ओके। तो इसी को बोला जाता है नेशनलिज्म। तो ये भावना यूरोप के अंदर, नेशनलिज्म की भावना यूरोप के अंदर कैसे आई, ठीक है, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ओके, आई होप सो आप इतना समझ गए हो क्या इस चैप्टर में हमें बताने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, ठीक चल रहा है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके चैप्टर की शुरुआत होती है इस पेंटिंग के साथ, ठीक है। अब इस पेंटिंग, एक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, ये पेंटिंग बनाई गई है फेडरिक सूरियो के द्वारा, ठीक है, फेडरिक सूरियो, मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, फेडरिक सूरियो इन 1848। ठीक है, अब इस पेंटिंग में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, तो क्वेश्चन आपका इस पेंटिंग से कई बार बन जाता है। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, तो इस पेंटिंग का नाम दिया गया ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब ये ड्रीम है वर्ल्ड वाइड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की क्या, कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक रहे। ठीक है, सोशल रिपब्लिक मतलब जहाँ पर लॉज होते हैं सब लोगों के लिए एक जैसे, मतलब कि जिस देश के लिए उसके सभी जो जनता होती है वो एक समान होती है। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग बनाई गई, ठीक है, इस पेंटिंग में क्या दर्शाया जा रहा है आपसे ये पूछा जाएगा, ओके। तो आप यही लिखोगे कि इसमें यूटोपियन विजन बताई जा रही है। ठीक है, यूटोपियन विजन मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जो रियलिटी नहीं है, ठीक है, जो कि एक ड्रीम है, ओके। डिपिक्टेड बाय, किसने डिपिक्ट करी है, फेडरिक सूरियो ने, ठीक है, इन सीरीज ऑफ प्रिंट्स वेयर ही इमेजिन्ड अ वर्ल्ड, ठीक है, जिसने वहां पर एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करी है, ठीक है, जो कि क्या हो गया, यूनाइटेड हो गया, मतलब कि एकजुट हो गया अंडर डेमोक्रेटिक, मतलब कि वहां पर क्या चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है। सोशल रिपब्लिक मैंने अभी आपको मीनिंग बता दिया, जहां पर सभी लोग क्या हैं, एक समान है, सबके लिए एक जैसे लॉज हैं, ठीक है। सिग्निफाइंग फ्यूचर, ठीक है, वो एक ऐसा फ्यूचर झलका रही है जहां पर नेशंस जो है अलग अलग, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ हारमनी, हारमनी मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ओके। तो ये ही आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर इस थोड़ी पेंटिंग की बात कर लें, तो पेंटिंग को मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए पेंटिंग में क्या बताया गया है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस मार्चिंग टुगेदर पेइंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिफरेंट नेशंस के लोग हैं, ठीक है, देख लीजिए इन्होंने अपने अपने फ्लैग पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट नेशंस के लोग हैं, ये मार्च कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, आजादी की देवी मान लो एक तरीके से,
इस आज़ादी का प्रतीक मान लो, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, होमेज मतलब इसको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, ओके, इसको नमन कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर और क्या बताया जा रहा है, देखिए सेंटर में क्या है, हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि क्या है, फीमेल फिगर है, ठीक है। इसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। देख लीजिए, ये रहा आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। मतलब कि ये ज्ञान की रोशनी इन सभी लोगों के अंदर फैल गई है कि हमें मोनार्की सिस्टम का एंड करना है, ठीक है, और नेशन स्टेट बनानी है, ओके। और दूसरे हाथ में राइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन, मतलब कि लोगों के अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है इस चार्टर में, ओके। ये इसने पकड़ा हुआ है। आगे फोरग्राउंड, ठीक है, फोरग्राउंड मतलब जो इसके आगे का ग्राउंड है, फर्श है, वहां पर क्या है, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। शैटर्ड रिमेन्स का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है जब एक ही किंग की हाथ में क्या हो, सारी पावर हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है। तो सभी जगह मैंने अभी आपको बताया एम्पायर्स होते थे, ठीक है, मोनार्की सिस्टम चलता था, तो वहाँ के रूलर्स के हाथ में ही सब चीजें होती थी, एब्सोल्यूट पावर उनके हाथों में होती थी। तो अब उनके जो क्राउन्स हैं, ठीक है, ये जो उनके ताज हैं, ये नीचे पड़े हैं, ठीक है, बिखरे हुए। क्यों? क्योंकि अब मोनार्की सिस्टम क्या मान लिया गया है इसमें, पेंटिंग में, कि बहुत जल्दी क्या हो रहा है, इसका अंत होने वाला है, ठीक है, ओके। और क्या है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूएसए एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। फ्रांस रीच स्टैच्यू फॉलोड बाय मैनी अदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दर्शाया जा रहा है कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं कौन, यूएस एंड स्विट्जरलैंड। मतलब कि जब ये पिक्चर बनाई गई है तो उस टाइम पीरियड में ये इमेजिन कर लिया गया है कि तब तक यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड को आज़ादी मिल चुकी थी, ये ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस जो है इसके दरवाजे पर पहुंच चुका है, एंड फॉलोड बाय मैनी अदर, और बहुत सी और सारे जो लोग हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट नेशन, जैसे जर्मनी, ठीक है। अभी तो बोल रहे हैं हम जर्मनी, लेकिन तब जर्मनी एग्जिस्ट नहीं किया करता था, ठीक है, क्योंकि एम्पायर्स के अंदर आते थे, ठीक है। तो जर्मनी हो गया, ओके। और कौन से हो गए, पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, ठीक है, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। तो ये सब एक लंबी कतार में है, ठीक है, कि इसकी चाह में है ये भी कि इनकी भी क्या हो, डेमोक्रेसी आए, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट नेशन बने, ओके, मोनार्की का अंत हो, ओके। आगे देखते हैं। और ऊपर की तरफ क्या है, देखिए मैंने सब चीजें वैसी ही बनाई हैं। ऊपर की तरफ क्या है, हेवन में क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स गेज अपॉन, ठीक है। और ऊपर से इनको कौन देख रहा है, जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं, ठीक है, एंजल्स देख रही हैं, ठीक है, और इनको एक तरीके से ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ओके। तो ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करा किसने, फेडरिक सूरियो ने, ठीक है। और ये इन्होंने दर्शाया अपनी पेंटिंग के द्वारा, जो कि एक यूटोपियन विजन थी, ठीक है, अभी रियलिटी नहीं हुआ था जिस टाइम उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी सबसे एंड में, जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक की ओर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। ये आइडिया ऑफ नेशन मैंने अभी आपको बताया ना, कि जहाँ एक नेशन स्टेट बने, एक इंडिपेंडेंट नेशन, हमारा मतलब हमारा लोगों का अपना खुद का एक राज्य हो, ठीक है, हम जिस राज्य के अपने आप को निवासी कह पाए कि हाँ हम इसके सिटीजन्स हैं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये अलग अलग एम्पायर, आज इस एम्पायर ने इस पर हमला कर दिया, तो ये वाले एम्पायर की टेरिटरी जो है इसके अंडर चलेगी, तो अब इसके लोग भी, अब इसके इनका रूलर रातों रात क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थी, ठीक है, कि अपने आप को किसी एक देश का, एक राष्ट्र का नागरिक कह पाए, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रांस में, ठीक है। आपको पता है फ्रांस भी क्या है, यूरोप में आता है ना, ठीक है। तो यूरोप का एक छोटा सा पार्ट था उस वक्त। तो फ्रांस से सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, रेवोल्यूशन की जाती है, ठीक है, क्रांति चलाई जाती है वहाँ पे 1789 में, ठीक है, जो कि आप 9th में पढ़ कर आए हो। नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बता रही हूँ उतना सुन लो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, मतलब कि वहाँ पे जो राजा होते हैं, लुइस 16, ठीक है, जहाँ मोनार्की होती है, उनको जो है पद से हटा दिया जाता है। मतलब कि मोनार्की से आपको एक शिफ्ट ऑफ पावर देखने को मिलेगा, किसके हाथों में, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है। मतलब कि फ्रेंच के लोगों के हाथों में क्या आ जाती है, वो एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है, उसके हाथ में क्या आ जाती है, पावर सारी आ जाती है। ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ रूल, ठीक है, रूल चला जाता है किसके हाथों में चला जाता है, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, ओके। तो वहां पर वो डेमोक्रेसी इस तरीके से स्टैब्लिश करते हैं, डेमोक्रेसी लेकर आते हैं, ओके।
अब वो डेमोक्रेसी तो ले आए, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि एक्सप्लेन हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल वाज क्रिएटेड, या व्हाट वर द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। देखिए क्या मतलब कहने का, मान लीजिए थोड़ा सा आपको पिछली क्लास से रिलेट करवाती हूँ। आपको पता है फ्रांस की जो सोसाइटी थी 3 भागों में डिवाइडेड थी, ठीक है। फर्स्ट में आपके क्या आ जाते थे, क्लर्जी आ जाते थे, ठीक है, जितने आपके चर्च से रिलेटेड लोग होते हैं। सेकंड में आपके नोबिलिटी आ जाते थे, नोबिलिटी मतलब राजा या राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले सभी लोग, ठीक है। एंड ये दोनों इंजॉय करते थे सम प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है, इनको जन्म से ही कुछ अधिकार दिए जाते थे जिनको ये एंजॉय करते थे। और थर्ड स्टेट में आपके आ जाते थे सारे पीजेंट्स हो गए, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, आर्टिसंस हो गए, जो लोग टैक्स पे करते थे। मतलब कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है, इन 3 पार्ट्स में, जहां पर सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ता था, इन थर्ड स्टेट के लोगों को भुगतना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ जब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, तो अब इन लोगों को मनों में भी तो ऐसा आना चाहिए ना कि हाँ, कि वाकई में फ्रांस में क्या आ चुकी है, एक डेमोक्रेसी आ चुकी है। जो पहले इनके साथ भेदभाव हो रहे थे वो अब इनके साथ भेदभाव नहीं होंगे, मतलब कि ये भी अपने आप को उस देश का नागरिक माने, ठीक है। तो उसके चलते कुछ चेंजेस लाए गए इनके अंदर, देश प्रेम की भावना, मतलब कि ताकि ये अपने आप को फ्रांस से क्या कर पाए, एसोसिएट कर पाए, अपने आप को बोल पाए कि नहीं हम फ्रांस के नागरिक हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, तो वही आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार सीधा बन जाता है, 3 नंबर में भी आ जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस करे गए, सबसे पहले आइडियाज ऑफ ला पात्रे, ठीक है, ला पात्रे मतलब द फादरलैंड, ठीक है, जिसको पितृभूमि बोलते हैं ना, मातृभूमि हम कहते हैं इंडिया को, ठीक है। तो हमारी पितरों की भूमि है, ठीक है, हमारी फादरलैंड है, मतलब कि कहने वाला हम सबके फादर एक हैं, ठीक है। लेव सिटीजन बोला गया, ठीक है, पहले अलग अलग रैंक दिए जाते थे ना, ठीक है, जो ऊंचे लोग ओहदे के लोग होते थे उनके लिए कुछ अलग ही आगे एड्रेस करने के लिए उनको लगाया जाते थे वर्ड्स, ठीक है। लेकिन अब ऐसे कोई वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, मतलब कि सभी को, सभी यहाँ के क्या है, नागरिक है, सिटीजन है, ठीक है, लियो सिटीजन सिटीजन उनके लिए बोला जाएगा, ठीक है। क्या क्या करने के लिए, एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब कि हम सब एक कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, ओके, जिसमें सभी क्या करेंगे, इक्वल राइट्स एंजॉय करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ओके। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, ओब्वियसली जब भी कोई एक नेशन बनता है तो उसका सबसे पहले एक झंडा दिया जाता है उसकी पहचान के लिए, ठीक है। तो एक नया ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो इस्टेब्लिश किया गया, जहां पर पुराने जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड है उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया नए ट्राई कलर फ्लैग ने। अगर आपने देखना है तो देखिए ये पहले हुआ करता था, ठीक है, अब नया इन्होंने ये बना दिया ट्राई कलर फ्लैग, ओके। नेक्स्ट चेंज क्या है, द स्टेट जनरल, ठीक है, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, ठीक है, अब उसको रीनेम कर दिया उन्होंने नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली बना दिया। न्यू हाइम्स कंपोज, ठीक है, नए नए हाइम्स मतलब गीत, ठीक है, वो बनाए गए, कंपोज किए गए। ओथ्स टेकन, ठीक है, शपथें ली लोगों ने, ठीक है। मार्टियर्स कमेमोरेटेड, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ठीक है, जैसे हम भी अपने जब आज़ादी का पर्व आता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हो, ठीक है, रिपब्लिक डे हो, हम अपने मार्टियर्स को याद करते हैं ना, को मेमोरेट करते हैं, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जागती है, ठीक है, हम अपने आप को इंडिया से रिलेटेड महसूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इनके जो मार्टियर्स थे इनको कमेमोरेट किया जाने लगा। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब कि जहाँ से एक सारी चीज सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ से सभी चीजों को एफिशिएंटली क्या किया जाए, रन किया जाए। तो जो क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, मतलब कि उनकी टेरिटरी के विद इन जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म लॉ होगा, ये नहीं कि इसके लिए कोई और लॉ है, इसके लिए कोई और लॉ है, ओके। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी उसको अबॉलिश किया गया, ठीक है। क्या मतलब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, तो थोड़ा मैं आगे चलती हूँ चैप्टर में, ये आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में। ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपको हैम्सबर्ग से नंबर्ग जाना है, ठीक है, तो वहां पर आपको 11 कस्टम बैरियर को क्रॉस करना पड़ता था, और हर एक कस्टम बैरियर पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ता था। मान लो आपको इंडिया के अंदर ट्रैवल करना पड़े, और इंडिया में ट्रैवल करते करते ही आप इतने सारे टैक्स पे कर दो, इतनी सारी कस्टम ड्यूटी पे कर दो, तो आपको क्या लगेगा, आप अपने देश के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, आप इस देश के नागरिक हो, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके के चलते इन्होंने क्या करा, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम रखा, वेट का, मेजर का, ठीक है, वर अडॉप्टेड, ठीक है, सब जगह वेट का सिस्टम एक रहेगा, मेजर करने का सिस्टम एक रहेगा, ओके। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, ठीक है, अगर हम इंडिया से रिलेट करें तो हमारे अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, एंड उनकी रिस्पेक्ट की गई है, रीजनल लैंग्वेजेस सबकी अलग अलग है, राइट। असम में असामीज बोली जाएगी, ठीक है, ऐसी तमिलनाडु की अपनी लैंग्वेज है,
हरियाणा में किसी और तरीके से बोला जाता है, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। तो अब यहाँ पर क्या है, रीजनल डायलेक्ट्स को उन्होंने लेकिन डिस्करेज किया, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ओके, और फ्रांच फ्रेंच को, लेकिन फ्रांस की भाषा मेन क्या रहेगी, फ्रेंच रहेगी, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, फ्रेंच को इन्होंने ही कॉमन लैंग्वेज रखा कि अपने देश की हमारी यही लैंग्वेज रहेगी। ओके, तो ये दीज वर द सम चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब आगे क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर करा, इट वॉज द मिशन टू लिबरेट यूरोप, मतलब कि पूरे यूरोप को आज़ादी दिलवाना फ्रॉम डिपोटिज्म। ठीक है, डिपोटिज्म मतलब क्या होता है, हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। ठीक है, जहाँ जिसके तहत हम जो दूसरे लोग हैं ना यूरोप में, मतलब कि यूरोप में मैंने अभी आपको बताया ना अलग अलग एम्पायर हुआ करते थे। ठीक है, तो अब ये बाकियों को भी क्या करेंगे, आज़ाद करवाएंगे, किससे, मोनार्की से आज़ाद करवाएंगे। ओके, दैट इज हाउ इट इज स्प्रेड इन यूरोप। ठीक है, तो इस तरीके से पहले सब चीजें फ्रांस से स्टार्ट हुई। ठीक है, तभी आगे कोट भी आएगी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हरकत फ्रांस करता है और फिर वो बाकी सारे यूरोप में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो सेटिंग अप ऑफ जैकोबियन क्लब्स, तो ये आपने पढ़ा था, जैकोबियन क्लब्स बने थे। ठीक है, बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ यूरोप। देखिए क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पिछला रिव्यू करवाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जैकोबियन क्लब बनते हैं 1794 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टरी आती है, बॉडी ऑफ, जिसमें 5 मेंबर होते हैं। ओके, अब साथ के साथ क्या है, जो हमारा फ्रेंच आर्मी है ना, उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है, और फ्रेंच आर्मी के एक्सपेंशन के चलते नेपोलियन बोनेपार्ट जो है वो पावर में आता है, जहां पर आपने छोड़ा था अपना 9th का चैप्टर लास्ट। ठीक है, नेपोलियन पावर में आता है 1804 में। ओके, जब 1804 में नेपोलियन पावर में आता है तो जिसकी जो आर्मीज है ना, तो ये कुछ बहुत से बेहतरीन चेंजेस लेकर आता है। ठीक है, अब उन चेंजेस की अभी बात करेंगे, कौन से चेंजेस ये लेकर आता है जो कि बहुत बेहतरीन होते हैं। तो अब ये उन चेंजेस को आसपास के मतलब कि जो देश थे, ठीक है, देश तो नहीं कहेंगे, जो आसपास की बाउंड्रीज थी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, बाकी मतलब कि बाकी यूरोप में अपने विचारों को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे, अब ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को तो खत्म करता जा रहा था, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप डेवलप कर रहा था, अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा था। ठीक है, तो इसकी आर्मीज जो हैं, ठीक है, वो क्या अलग अलग बाकी जो नेबरिंग टेरिटरीज हैं वहां पर जाती हैं। ठीक है, अपने आइडियाज को फैलाती हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि चलो एक नया पर्सन आ रहा है, ठीक है, चाहे वो डिक्टेटरशिप लेकर आ रहा है, लेकिन वो हमारे लिए एक चेंज लेकर आ रहा है जो हम उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नेपोलियन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में यही लोग उसका विरोध करेंगे। अब कैसे करेंगे तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो कुछ चेंजेस लेके आया नेपोलियन। ठीक है, जिसको बोला गया सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, 1804 में ही लेकर आता है ये। तो वो क्या चेंजेस थे, तो आपका सीधा ही ऐसे क्वेश्चन बनेगा, बट फॉर द एक्सप्लेन नेपोलिक कोड क्या है या सिविल कोड ऑफ 1804 को आप डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या करा, ओबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, यही जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी सोसाइटी, ये जो क्लर्जी थी, नोबिलिटी थी, इनको जन्म से ही कुछ अधिकार मिलते थे। ठीक है, ये टैक्स तो पे करते नहीं थे, उल्टा इनको दिए जाते थे टैक्स। ठीक है, तो ये इनको जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ ये इंजॉय करते हैं ना, ये इनको बिल्कुल खत्म कर दी नेपोलियन ने। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि सब लोग अब लॉ के सामने क्या है, सेम है। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ कॉमन नेशनल करेंसी। ठीक है, अब सब जगह एक करेंसी चलेगी। पहले आप देखोगे ना बहुत सारी करेंसी हुआ करती थी, बड़ा मुश्किल होता था ट्रेड करना, व्यापार करना। ओके, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी दिए इसने। ओके, और क्या करा इसने, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के काम को उसने क्या करा, सिंप्लीफाई करा। और क्या करा, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर मान लो ये एक फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं, इसके बाद बड़ा सा जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, अब इस जमीन के टुकड़े पर ये क्या करेगा, लोगों को क्या करवाएगा, स्लेवरी करवाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी करवाना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, तो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं, कभी कभी ये जो स्लेव्स इन्होंने रखे हैं, वर्कर्स रखे हैं, इनका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, कभी घर के काम करवा लिए। ठीक है, तो इसने ये फ्यूडल सिस्टम को क्या करा, एबॉलिश करा। ओके, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट लेके आया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। ठीक है, सर्फडम मतलब वही होता है स्लेवरी। ठीक है, पीजेंट्स को इसने सर्फडम से क्या दिलवाई, आजादी दिलवाई। एंड मेनोरियल ड्यूज। ठीक है, मेनोरियल ड्यूज मतलब जो इनको बड़े बड़े मैनर, मैनर मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती है, तो उनको कुछ जो ड्यूज जो थे ना पीजेंट्स को, वो पे करने पड़ते थे उनको। ठीक है, सर्फडम जो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो उनको उनको ड्यूज देने पड़ते थे, तो वो टैक्सेस इसने क्या करे, माफ करवाए। ठीक है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थी इसने रिमूव कर दी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि पहले जो व्यापारी अपना संगठन बना लेते थे ना, तो वो नहीं बना सकते थे, तो वो उनको बोला गया गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस ने वो हटवा दी। ठीक है, जिसके लिए ट्रेडर्स के लिए काम क्या हो गया, आसान हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है, वेट और मेजर हर जगह क्या रहे, एक जैसा रहे। ठीक है, तो इसने बहुत सारे अच्छे काम करे। ठीक है, एंड इन कामों के चलते नेपोलियन को यूरोप के आस पास, मतलब कि यूरोप के, मतलब कि फ्रांस से जब ये निकला, इसने अपनी एक्सपेंशन करनी शुरू करी, तो आसपास के फ्रांस के जो एरिया थे, ठीक है, वहां पर इसको वेलकम किया गया। दो, जबकि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये अपने आप को ये स्टैब्लिश कर रहा है, डिक्टेटरशिप ले आएगा, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको क्या करा, वेलकम किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। why were why were reactions of local people या population to French rule were mixed? ठीक है, मतलब कि ये जो लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड क्यों था, तो यही देखेंगे हम। इनिशियली स्टार्टिंग में फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, मतलब कि फ्रेंच आर्मीज जहाँ जहाँ जा रही थी ना नेपोलियन की, ठीक है, अपने साथ न्यू आइडियाज लेकर जा रही थी, इतने सारे चेंजेस अभी हमने देखे अच्छे जो नेपोलियन कर रहा था, तो लोगों ने इनको मसीहा समझा कि हाँ ये हमें आज़ादी दिलवाने के लिए आया है। ठीक है, इन प्लेसेस लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, सिटीज लाइक ब्रसल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो। ठीक है, तो यहाँ पर इनको क्या किया गया, वेलकम किया गया। ठीक है, लेकिन यही जो इनका इनिशियल इंथुसियाज्म है ना, ये जो स्टार्टिंग में ये इतना जोश में थे, ये बड़ी जल्दी हॉस्टिलिटी में बदल गया। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडलीनेस। ठीक है, मतलब कि अब यही लोग चाह रहे हैं कि नहीं, ये नेपोलियन यहाँ से भाग जाए। ठीक है, ये नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों, अब नेपोलियन ने कुछ अलग काम भी किए होंगे। ठीक है, अब नेपोलियन ने क्या करा, इसने इंक्रीज टैक्सेशन। ठीक है, इसने टैक्स बहुत बढ़ा दिया लोगों के ऊपर। ओके, सेंसरशिप लगा दी। देखिए सेंसरशिप का क्या मतलब होता है, जब आप, मतलब कि जब आप लोगों को रोकें कोई चीज़, मतलब कि आप प्रेस प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ आप जो आपके अगेंस्ट हो उसको आप छपवाओगे नहीं, रेडियो पर नहीं वो आ सकती। ठीक है, लेकिन लोगों से उसको दूर रखें, तो सेंसरशिप इसने लगा दी। फोर्स कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कंपल्सरी इनरोलमेंट। ठीक है, कंपल्सरी इनरोलमेंट वर्ड भी आप लिख सकते हो, लेकिन लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में क्या करना, कि आपने इसको ज्वाइन करना है फ्रेंच आर्मी को, क्या करने के लिए, टू कॉन्कर रेस्ट ऑफ द यूरोप, क्योंकि जो नेपोलियन है उसकी नीयत कहीं ना कहीं फिर गई थी। ठीक है, वो अब चाह रहा था कि पूरे यूरोप पे क्या हो जाए, मेरा ही कब्जा हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अब उसको हमला करना पड़ता, वॉर्स करनी पड़ती। ओके, अब वॉर्स करने के लिए उसको क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। अब आर्मी में वो जो जहां जहां जाता जाता था ना, तो उन लोगों को कहता जाता था कि तुम्हें फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बताओ कि अगर आपको बोला जाए, अब आप इंडियन हो, अगर आपको बोला जाए कोई कि अमेरिका की वॉर हो रही है, ठीक है, या कोई दूसरी कंट्री की वॉर हो रही है, वहां पर आप जाके लड़ो, तो आप क्यों लड़ोगे, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी तो होना चाहिए ना, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। तो इसी के चलते लोगों ने क्या करा, अब नेपोलियन को जो पहले उसके फेवर में थे ना, अब वो उसके अगेंस्ट में हो गए। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब वही नेशनलिज्म किस प्रकार से आया यूरोप में, तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल ऑफ हैम्सबर्ग एम्पायर दे रखा है बुक में। सिर्फ आपने समझना है, ये समझने के लिए एग्जाम्पल, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। देखिए ये रहा हैम्सबर्ग एम्पायर जो है, यहाँ पर ना थोड़ी सी देखिए बताने की कोशिश गई है कि यूरोप के अंदर, पूरा यूरोप एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है, और उस कंटिनेंट पे एक हैम्सबर्ग एम्पायर है। उसी में इतनी वेरिएशन देखने को मिल रही है। क्या वेरिएशन देखने को मिल रही है, कि जो एक छोटा ये हैम्सबर्ग एम्पायर है, इसमें कौन कौन रूल करता है, ऑस्ट्रियन हंगरी। ठीक है, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी। ठीक है, ये इसके ऊपर रूल करते हैं। ठीक है, पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, इंक्लूडेड एल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड स्यूडेटनलैंड। ठीक है, एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो हायर क्लास, रिच क्लास के लोग हैं, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। ठीक है, जहाँ जिन प्रोविंसेस में इटली बोली जाती है, इटालियन बोली जाती है, ठीक है, वो भी लोग हैं। ठीक है, एक जर्मन स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, एक इटालियन स्पीकिंग लोग रह रहे हैं। ठीक है, इन हंगरी और हाफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar, वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या क्या देखा, जर्मन स्पीकिंग लोग भी रह रहे हैं, इटालियन स्पीकिंग लोग भी रह रहे हैं। ठीक है, magyar जो है वो भी बोली जा रही है, और आधी पॉपुलेशन तो और ही कोई भाषाएं जो है वो बोली जा रही हैं। ठीक है, इन ग्लेशिया एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। ठीक है, यहाँ पर पॉलिश भी बोली जा रही है। ठीक है, ऑल दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स हु लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर मास्ट ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स। ठीक है, बोमिनान सोलवर्क्स टू द नॉर्थ, सोल्कस to the south and dominance to the east. In such differences did not promote a sense of political unity and only tie binding these diverse groups together was a common, हाँ,
तो देखिए यहाँ पर ये बताने की मेन कोशिश की जा रही है कि इतने बड़ी हैम्सबर्ग एम्पायर में जहाँ इतनी सारी आपको वेरिएशन अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल रहे हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो इस माहौल में लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ नेशन की, हाँ, कि एक नेशन स्टेट बनाई जाए, तो ये भावना किस तरीके से उत्पन्न हुई लोगों में, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। ओके, इसमें से आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये बस समझने के लिए था। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ठीक है। एरिस्टोक्रेटिक क्लास मतलब कई बार आपको यही एक्सप्लेन करने को आ जाएगी। एरिस्टोक्रेटिक क्लास का मतलब होता है सोशली एंड पॉलिटिकली, ये क्या थे, डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अरिस्टोक्रेटिक मतलब रिच लोग, ठीक है, हाई क्लास लोग, ठीक है। ये सोशली एंड पॉलिटिकली ये डोमिनेंट क्लास थी क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। ओके, यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, रीजनल डिविजन्स। मान लीजिए पूरा यूरोप है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ये क्या है, आपके एम्पायर है, ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी के लोग तो हर जगह रहते हैं, ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी चाहे कम मात्रा में है लेकिन इनके पास ज्यादा सोशल एंड पॉलिटिकल पावर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक इनका कॉमन वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, क्योंकि सभी रईस हैं, ठीक है। चाहे रीजनल डिवीजन है, मतलब कि बहुत अलग अलग है, अलग अलग रीजन्स में रह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, ठीक है। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, ठीक है, इनके पास क्या है, कंट्री साइड इनकी बड़े बड़े क्या है, इनके पास लैंड के टुकड़े एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, ठीक है, बड़े बड़े हाउसेस हैं इनके पास। ओके, और क्या है एरिस्टोक्रेटिक क्लास में, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोमेसी क्या होता है, जब आप आपस में अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए या विवादों को सुलझाने के लिए जो आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, ठीक है, तो आपस में ही एक दूसरे से क्या करते हैं, रिच फैमिलीज है, रिच फैमिली मतलब कि एरिस्टोक्रेसी है तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में ही शादी करेंगी अपनी बेटियों की, ठीक है। पावरफुल एरिस्टोक्रेसी जो है, न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, ये जो पावरफुल है एरिस्टोक्रेसी हमें देखने को मिला, जबकि ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, न्यूमेरिकली मतलब नंबर में बहुत छोटा ग्रुप है, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो क्या है वो पिजेंट्री है, पिजेंट्री मतलब क्या होता है, फार्मर्स, ठीक है। अब थोड़ा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, टू द वेस्ट, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप के वेस्ट साइड में, ठीक है, ये मान लीजिए ये रहा वेस्ट और ये रहा ईस्ट, ठीक है। वेस्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, बल्क ऑफ लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, ठीक है। ये जो वेस्ट का पार्ट है ना, यहाँ पर जो ज्यादातर जो लैंड है ना, यहाँ पर टेनेंट्स मतलब कि लोगों ने किराए पर ली हुई है, ठीक है, वो काम करने के लिए, स्मॉल ओनर्स छोटे छोटे ओनर्स हैं। ओके, जबकि जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, थोड़ा सा सेंटर का पार्ट और ईस्टर्न का पार्ट, यहाँ पर क्या है, वास्ट स्टेट्स कल्टीवेटेड बाय सर्फ्स, ठीक है, सर्फ्स मतलब वही सर्फडम हमने पढ़ा था ना, स्लेवरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न पार्ट में बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं, ठीक है, वो इन्हीं के होंगे, ऑब्वियसली एरिस्टोक्रेटिक लोगों के ही होंगे। ओके, जिन पर सर्फडम चलाई जाती है, ठीक है, जहाँ फेडरल सिस्टम वगैरह है, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, अब इसी बीच हमारी एंट्री होती है न्यू मिडिल क्लास की। अब ये न्यू मिडिल क्लास कहाँ से आई, अभी आपने पढ़ा है जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर स्मॉल ओनर्स हैं, ठीक है, या लोग टेनेंट्स मतलब कि किराए पर जमीन लेकर क्या करते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते ग्रोथ ऑफ टाउन, एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो ये लोग व्यापार करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक कमर्शियल क्लास निकल कर सामने आती है जिनकी एग्जिस्टेंस किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, मतलब कि ट्रेड करेंगे, ठीक है, व्यापार करेंगे। अब इमरजेंस ऑफ अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, कौन कौन आ गए इसके अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, बिजनेसमैन आ गए, प्रोफेशनल्स आ गए। ओके, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास, ठीक है। अब लोगों के पास जब यहाँ पर ये क्या बन गए, बिजनेसमैन बन गए, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर आ गया, लोगों को काम मिला, ठीक है, इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर इन लोगों ने एजुकेशन एक्वायर कर ली, जब इन्होंने एजुकेशन एक्वायर कर ली, ठीक है, तो ये पढ़े लिखे लोग हो गए। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड अबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी, तो अब इन लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, कि हमें प्रिविलेजेस इंजॉय मतलब कि जो ये एरिस्टोक्रेटिक जो हैं, जो ये रिच क्लास मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रही हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ लिख जाते हो तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इनको लगने लगा कि नहीं, हमारे साथ तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी किसकी, कि एबॉलिशन हो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस की, ठीक है, ये जो एरिस्टोक्रेटिक को प्रिविलेजेस दी जाती है ना बाय बर्थ, ठीक है, एंड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी जो है वो इमर्ज होने लगा। ओके, क्लियर, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखिए लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है। अब ये जो हमारी न्यू मिडिल क्लास हमने देखा जो इमर्ज होकर आई, अब न्यू मिडिल क्लास के अंदर क्या भावना थी, लिबरल नेशनलिज्म की। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या हुआ, नेशनलिज्म तो मैंने आपको समझा दिया कि हमारी नेशन स्टेट हो। ठीक है, लेकिन लिबरल का मतलब क्या होता है। लिबरल वर्ड आया है लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। जैसे आपने सुनने में देखा होगा कि इसके जो पेरेंट्स हैं बड़े लिबरल हैं। ठीक है, लिबरल मतलब क्या होता है, खुले विचारों के। ठीक है, तो ये क्या चाह रहे थे, जो न्यू मिडिल क्लास थी इनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था। इनके लिए लिबरल वर्ड का मीनिंग था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कि मतलब कि इनको समझ आने लगा था ना भेदभाव, एरिस्टोक्रेसी, और इनके अंदर क्या भेदभाव किया जा रहा है, इनको प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। ठीक है, और जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर ट्रेड के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। ठीक है, हमें अमीर होने का चांस नहीं दिया जा रहा। तो अब कहीं ना कहीं ये इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो इनके लिए लिबरल का मीनिंग यही था कि इनके साथ भी वही ट्रीटमेंट हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो। ठीक है, इनको भी फ्रीडम हो। ओके, तो अब इनको लिबरल नेशनलिज्म जो है, इनको फ्रीडम जो चाहिए थी दो स्फेयर्स में चाहिए थी, एक एक पॉलिटिकल सेंस में और एक इकोनॉमिक सेंस में। ठीक है, पॉलिटिकल सेंस में क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट जो बने वो कंसेंट से बने। ठीक है, मतलब कि हमें भी वोटिंग का अधिकार हो। ठीक है, जबकि औरतों के लिए पक्ष में नहीं थे वोटिंग के अधिकार, लेकिन हमें भी जो मेल हैं उनको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, गवर्नमेंट कंसेंट से बननी चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का एंड हो। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन के हाथ में कंप्लीट पावर होती है। ठीक है, उसका अंत हो। ओके, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान बने। ठीक है, उसी को सब लोग अडॉप्ट करें। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट। ओके, स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनवायलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सेफ है एंड कैन नॉट बी टेकन अवे, कि कोई भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आके कभी आके जब्त कर ले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि वोटिंग राइट टू मेन ओनली, ये इसी की बात कर रहे थे। पढ़ी लिखी क्लास थी लेकिन ये सिर्फ मेन के वोटिंग के अधिकारों के बारे में ही बात कर रहे थे। ओके, अब इकोनॉमिक्स फिर में ये क्या आज़ादी चाहते थे, ये इकोनॉमिक्स फिर में चाहते थे कि इनको फ्रीडम ऑफ मार्केट हो। ठीक है, व्यापार करने के लिए। ओके, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ओके, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। वही स्टेट ने बहुत सारी क्या लगा रखी थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। फ्रांस की सोसाइटी क्या थी, डिवाइडेड थी ना, तो इन्होंने क्या कर रखी थी, बहुत सारी क्या कर रखी थी, रिस्ट्रिक्शंस लगवा रखी थी मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल के ऊपर, जिनके चलते ट्रेडर्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, जैसे हैम्सबर्ग, एक ट्रेडर को हैम्सबर्ग से नंबर्ग जाना है, अब उसको 11 कस्टम बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे, 5% की ड्यूटी हर एक बैरियर पे देनी पड़ेगी। जो ड्यूटी डिवाइड होगी वो अकॉर्डिंग टू वेट होगी, और हर एक रीजन में अपना खुद का वेट सिस्टम है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, एलए जो है मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, क्लोथ को नापते हैं। अब फ्रैंकफर्ट में जाओ तो एलए एलए एक एलए में 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ आता है। मेंस में जाओ 55.1 सेंटीमीटर आता है। नंबर्ग में जाओ तो 65.6 आता है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मेजरमेंट का तरीका जो है वो सेम नहीं है। ओके, करेंसी जो है वो सेम नहीं है। तो जिनके करते इन ट्रेडर्स को क्या आती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। ओके, और ट्रेडर में क्या आ गए, आपके वेस्टर्न पार्ट के लोग है ना, जो वेस्टर्न पार्ट में रहते थे, कौन स्मॉल लैंड ओनर्स। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। इनकी सारी जो प्रोडक्शन की कमर्शियल क्लासेस उभर कर आई सामने, जिसमें हमने देखा मिडिल क्लास जो है आगे आई। ओके, तो इनको कहीं न कहीं अपनी ग्रोथ के लिए इन सब चीज़ों में क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। क्योंकि इनको पता था कि जब तक इनको ये चीज़ों की आज़ादी नहीं मिलती, तब तक ये आगे नहीं निकल पाएँगे। ठीक है, तब तक एरिस्टोक्रेसी ही क्या करती रहेगी, राज करती रहेगी। ओके, तो अब क्या हुआ, सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताई, इनको एक बाधा के रूप में देखा गया। ओके, तो इन्होंने डिमांड करा क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो, और जिस टेरिटरी में हम बिना रोक टोक के क्या कर सकें, व्यापार कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हमें बीच में इतनी सारी ड्यूटीज पे करनी पड़ रही हैं। ठीक है, और मेजरमेंट का सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, करेंसी अलग अलग है। ठीक है, जिसके चलते ये तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी ये डिमांड हुई, जिसके चलते 1934 में जोल्वरिन बना। ठीक है, अब ये कई बार यही क्वेश्चन आ जाएगा, जोल्वरिन क्या होता है। जोल्वरिन क्या है, एक कस्टम यूनियन है। ठीक है, जो किसके इनिशिएटिव पे बना, प्रूशिया के इनिशिएटिव पे बना। एंड प्रूशिया क्या थी, डोमिनेटिंग एम्पायर था जर्मनी में। ठीक है,
एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ठीक है, ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, तो यही आपको लिखना होगा। ओके, अब इस यूनियन का क्या मानना था, इन्होंने क्या क्या करा, एबॉलिश टैरिफ बैरियर, यही जो अलग अलग बैरियर लग रहे हैं ना, अलग अलग टैक्स लग रहा है, इन्होंने ये बोला खत्म होना चाहिए। रेड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, ठीक है, 30 करेंसीज होती थी, तो सोचिए व्यापार करना कितना मुश्किल होता होगा। अगर आज हमारे देश में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और मुझे पता 30 करेंसी मुझे लेकर जानी है, तो कितना ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भी 30 करेंसी को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया, ठीक है, ताकि वही स्मूथ ट्रेड हो सके। ओके, नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, ठीक है, रेलवेज का नेटवर्क जो अच्छा रखा गया, वही किसके लिए, व्यापार के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी रहे, अच्छी मोबिलिटी मतलब वही एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, इससे क्या रहेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ईजिली फ्री फ्लो हम कर पाएंगे। टू नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है, नेशनल यूनिफिकेशन की इन्होंने बात करी, ठीक है, इससे हम यूनाइटेड फील करेंगे, हमें लगेगा कि नहीं हम एक क्या है, प्रांत के निवासी हैं। ओके, इतनी अलग अलग कस्टम बैरियर पे करेंगे तो उसमें तो कोई भी इंसान अपने आप को समझेगा कि हाँ मैं तो पता नहीं कौन सी देश में घूम रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा ये जोल्वरिन बना। अब नेक्स्ट आते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब हमने देखने को मिला कि 1815 में ना जो नेपोलियन होता है उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखिए टाइमलाइन समझ लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ, नेपोलियन 1804 में पावर में आया, ठीक है, फिर इसने अपने आइडियाज को अलग अलग यूरोपियन जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पर फैलाना शुरू कर दिया। फिर नेपोलियन का डाउनफॉल होता है, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है ये, और इसका डाउनफॉल होता है 1815 में, ठीक है। जब इसका 1815 में डाउनफॉल होता है, ठीक है, तो अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिलीफ, ठीक है, ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल सेटअप, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। मतलब कि जो लोग ना कंजर्व कंजर्व सोच के, जिनकी सोच जो है ना कंजर्व है, ठीक है, मतलब कि वो चाहते हैं कि कोई चेंज ना हो, ठीक है, लेकिन मोनार्की है तो मोनार्की चलती रहे, चर्च मतलब कि जो ये प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं ना वो चलती रहे वैसे की वैसे, सोशल सेटअप जैसे बना हुआ है, ठीक है, 3 पार्ट्स में सोसाइटी डिवाइडेड है तो वो सब वैसे ही रहना चाहिए, हायरार्की रहनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी ज्यादातर इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब ये ऐसा सिस्टम ये चाहते हैं कि ये प्रिवेल करे, ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारे एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ना, जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, वो कंजर्वेटिज्म थी। ओके, समझ में आ गया। अब जब नेपोलियन का डाउनफॉल होता है 1815 में, ठीक है, तो जो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 देखने को मिलता है, क्या मतलब, जब नेपोलियन की डेथ हो जाती है 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी ना वो ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, वो चाह रही थी कि कहीं ना कहीं जो नेपोलियन जो हमारे हाथ से पावर चली गई ना, क्योंकि नेपोलियन तो डिक्टेटर था, ठीक है, तो हम दोबारा से वही मोनार्की सिस्टम को वापस ले आए। ओके, मतलब कि दोबारा से सारी पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। ओके, तो अब उसके चलते क्या हुआ, मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डे। प्री रेवोल्यूशनरी डे मतलब कि वो चाह रहे थे कि ठीक है वापस से मोनार्की आ जाए, लेकिन हम कुछ चेंजेस जो नेपोलियन ने करे, ठीक है, जो भले के लिए थे, वो हम चेंजेस को ना दोबारा से उनको रहने देंगे, कहने का मतलब। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पर, दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन मोनार्की, ठीक है, लेकिन ऐसे चेंजेस जो मोनार्की को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ठीक है, उन चेंजेस को हम क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। ओके, जिसके चलते मॉडर्न आर्मी, ठीक है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही क्या करा आपने, अलग अलग लेवल पे काम बांट दिया लोगों में, ठीक है, तो उसके चलते एक लेवल से दूसरे लेवल पे काम क्या होगा, बहुत इजीली प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कोई बात नहीं, ब्यूरोक्रेसी रहने दो, अब लोग काम कर रहे हैं, अब हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है, राजा के लिए काम करेंगे। ओके, अ डायनेमिक इकोनॉमी, ठीक है, डायनेमिक इकोनॉमी मतलब ये जो चेंजिंग इकोनॉमी है, ठीक है, तो ये रहनी चाहिए, ठीक है। द एबोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म को हटा देते हैं, एंड सर्फडम, ठीक है, कुड स्ट्रेंथन द एटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, ठीक है। अब इससे क्या रहेगा कि मतलब कि लोग हम अपने आप को बड़े, अपना रीबैक कम बैक होता है ना, वो बड़ी अच्छी से क्या कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। ओके, जिसके चलते क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कौन साइन करते हैं, देखिए ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, इन्होंने ही मिलकर क्या करा था, नेपोलियन को हराया था। ओके, अब इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, तो ये सब लोग जो हैं मिलते हैं वियना में, जो कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट ऑफ यूरोप, कि अब यूरोप का क्या करना है, ठीक है, अब नेपोलियन तो गया, अब नेपोलियन गया तो ये दोबारा से क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं, कंजर्वेटिज्म,
ठीक है, मतलब कि वही मोनार्की एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जो चेंजेस नेपोलियन ने करे हैं ये उसको अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि जो चेंजेस इनकी सत्ता को पकड़ को मजबूत करते हैं, तो उन्होंने उन चेंजेस को कहा कि चलो हम उन चेंजेस को करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अब करना क्या है, किस तरीके से अब नया यूरोप किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो ये मीटिंग जो थी ये होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है, ड्यूक मेटरनिच, ठीक है, ऑस्ट्रियन, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया में हुई ना, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ठीक है, इसने ये मीटिंग रखवाई ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो ये वियना में मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना कई बार आपको आ जाएगी पेपर में, ठीक है। मेन इंटेंशन इसकी क्या थी या प्रोविजन इसकी क्या थी, रीस्टोर द मोनार्कीज, ठीक है, मतलब कि जितनी मोनार्कीज जो नेपोलियन ने क्या करती थी, खत्म कर दी थी, ठीक है, और अपनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर ली थी। तो अब ये चाह रहे थे कि वो मोनार्कीज जहां जहां पर नेपोलियन ने खत्म करी थी ना, तो वो वहां वहां पर मोनार्की क्या हो जाए, वापिस आ जाए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ठीक है, एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वही मोनार्कियल सिस्टम ये जो है एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, या प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वियना। क्या क्या चेंजेस करते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी जो थी ना उसको वापस से स्थापित करते हैं, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी का जो रूलर है वो तो बड़ा खुश हुआ होगा कि चलो मेरे हाथ में दोबारा से पावर आ गई, ठीक है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड नेक्स्ट अंडर नेपोलियन, ठीक है। तो अब फ्रांस ने, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस को एक्सटेंड करने का काम करा था ना, तो जहां जहां जाता था वहां आर्मी की मदद से उतनी टेरिटरी को अपने अंडर लेता जा रहा था। तो फ्रांस ने कई सारी टेरिटरीज को खो दिया, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे थे कि जो जो नेपोलियन ने वॉर करके टेरिटरीज अपने अंदर कर ली थी ना, तो अब वो आपको दोबारा से फ्रांस से वो छीन ली गई। ओके, आगे, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब फ्रांस की बाउंड्री पे ना छोटी छोटी स्टेट्स जो थी ना उनका एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, क्यों, ताकि कल को फ्रांस जो है दोबारा से अपने पैर पसारने की कोशिश ना करे। ओके, तो इसकी बाहर पसारने की कोशिश को रोकने को इसके बाउंड्री पे छोटी छोटी स्टेट्स जो थी वो एस्टेब्लिश कर दी गई। ओके, अब किस किस के पास क्या क्या गया आपको ये याद रखना है। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडेड बेल्जियम, ठीक है, नीदरलैंड का एक किंगडम है उसके अंदर बेल्जियम आता है, बाद में बेल्जियम भी अपने आप को रिहा करवाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ में इसको सेटअप कर दिया गया। जिनोवा वॉज एडेड टू द पेडमाउंट इन द साउथ, ठीक है, साउथ में जिनोवा ऐड कर दिया गया। प्रूशिया गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, ठीक है, प्रूशिया को दे दिया गया पोर्शन, ठीक है, न्यू टेरिटरी वेस्टर्न, वेस्ट में प्रूशिया को रख दिया गया। ऑस्ट्रिया गिवन कंट्रोल ऑफ नदरन इटली, ऑस्ट्रिया को नदरन इटली का पार्ट दे दिया गया। रशिया जो है वो पोलैंड के अंदर चला गया। तो इस तरीके से मतलब कि इन्होंने यूरोप को क्या कर लिया, उसको बांट लिया। ओके, अपनी दोबारा से डायनेस्टिक पावर वापस ले आए। ओके, और मोनार्कियल सिस्टम फिर दोबारा से आ गया नेपोलियन के जाने के बाद। और ये जो फ्रांस को अपनी सारी जो उसने अपना एक्सपेंशन किया था नेपोलियन ने, तो वो उसको सारी अपनी चीज़ों को देना पड़ा। अब कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे जाएगी, किसके अंडर जाएगी, तो वो ये आपको याद रखनी है। ओके, तो अब आ जाता है फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके क्या फीचर थे। तो कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815, ये क्या थी, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ये ऑटोक्रेटिक थी। ऑटोक्रेटिक समझते हो ना कि वो एक के हाथ में पावर सारी रहनी चाहिए, ठीक है, चाह रहे थे हमारा दबदबा रहे। ओके, डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ठीक है, ये बिल्कुल भी कोई इनके खिलाफ कुछ बोले, ठीक है, तो इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल सहन नहीं करते थे। ओके, इम्पोज सेंसरशिप, इन्होंने सेंसरशिप भी लगा दिया, ठीक है, पनिश करना शुरू कर दिया लोगों को। ओके, तो ये सब कुछ होना शुरू हो गया कंजर्वेटिव रिजीम के चलते। ओके, चलिए आज हम यहाँ तक करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिर ये लोग फिर दोबारा अपने हकों के लिए लड़ेंगे, रेवोल्यूशनरीज आएंगे, क्योंकि फ्रांस को क्या चाहिए, एक नेशन स्टेट बनाना है, ठीक है। तो वो हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो आपको चैप्टर इतना क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय बाय।